हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ह्यूमैनिटीज विद अभिषेक मिश्रा चैनल। और आज हम पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 सत्ता के समकालीन केंद्र में क्लास नंबर 3 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कि यूरोपियन यूनियन किस कारण से दुनिया की राजनीति में या वैश्विक राजनीति में सत्ता का एक केंद्र के रूप में स्थापित है। इन शॉर्ट हमने ये समझा था कि यूरोपीय संघ दुनिया की राजनीति में कैसे एक पावरफुल संगठन के रूप में स्थापित है। और हमने बहुत ही डीप में जाके समझा था कि कोई भी देश या संगठन तभी शक्तिशाली होता है जब वो आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो, तकनीकी रूप से शक्तिशाली हो, मिलिटरली पावरफुल हो। और ये सब हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू, इन सब फैक्टर्स के थ्रू हमने इस क्वेश्चन के आंसर को समझने की कोशिश की थी। तो आप प्रीवियस क्लासेस में जाके ये सारे टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हैं। आज जो हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं वो है टॉपिक यूरोपियन यूनियन की सीमाओं या कमजोरियों को विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपसे ये जानने की उम्मीद की जा रही है, अपेक्षा की जा रही है कि यूरोपियन यूनियन की सीमाएं क्या हैं या कमजोरियां क्या हैं। और कोई भी जो देश है या क्षेत्रीय संगठन होता है, अगर वो शक्तिशाली है तो उसकी कुछ कमजोरियां भी होती हैं, कुछ सीमाएं भी होती हैं। और यहीं पर आपको यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करना है। 4 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन अगर पूछेगा भी तो 4 मार्क्स में, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अदरवाइज ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन में किसी के साथ अटैच करके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यूरोपीय यूनियन के सदस्य जो कमियां हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों की सदस्य जो देश होते हैं, हमने इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि यूरोपियन यूनियन की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि यूरोपियन यूनियन के सभी देशों की जो सुरक्षा नीति और जो विदेश नीति होती है वो समान होती है, लगभग मिलती जुलती होती है। ये हमने समझा था क्लास 1 और क्लास 2 में भी। आज जो यहाँ पर जो आंसर में हमें ये बताना होगा कि यूरोपियन यूनियन की तो अपनी सुरक्षा और विदेश नीति होती है, लगभग सभी सदस्य देशों की समान ही होती है। लेकिन कुछ सदस्य देश कभी कभार उनकी जो विदेश और सुरक्षा नीति जो होती है वो यूरोपियन यूनियन की सुरक्षा और विदेश नीति से तालमेल या बैलेंस या संतुलन नहीं बैठ पाती है। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन को वो कमजोर करने का काम करती है। जैसे यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति होती है जो कई बार यूरोपीय यूनियन की सुरक्षा और विदेश नीति के खिलाफ हो जाती हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे हम उदाहरण के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे जब इराक पर आक्रमण हुआ था, अमेरिका ने 2003 में 2003 में अमेरिका ने जब इराक पर अटैक किया था, तो उसमें कुछ यूरोपियन यूनियन के सदस्यों ने अमेरिका का पक्ष लिया था कि हाँ, अमेरिका सही कर रहा है इराक पर अटैक करके। ऑन दी अदर हैंड फ्रांस और जर्मनी, जो कि यूरोपियन यूनियन के एक मजबूत और पावरफुल देश हैं, उन्होंने इसका विरोध किया था। तो आप देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश होने के नाते सभी को नहीं तो अमेरिका का विरोध करना चाहिए था कि अमेरिका इराक पर गलत तरीके से अटैक कर रहा है या अमेरिका सही नहीं कर रहा, या तो सभी को साथ देना था अमेरिका का कि हाँ, अमेरिका सही कर रहा है। लेकिन कुछ यूरोपियन यूनियन के सदस्यों ने अमेरिका का पक्ष लिया और फ्रांस और जर्मनी ने इसका विरोध किया। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों के बीच सदस्य देशों की जो विदेश नीति और अपनी रक्षा नीति होती है वो यूरोपियन यूनियन के रक्षा और विदेश नीति से तालमेल नहीं बैठ पाती, और यही इसकी कमजोरी का एक कारण बनती है। उसका दूसरा जो फैक्टर है वो है यूरोपियन यूनियन के कुछ सदस्य देशों के बीच यूरो मुद्रा लागू करने को लेकर सहमति नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन की जो अपनी करेंसी है यूरो, वो यूरोपियन यूनियन के सभी देश इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। अप्रोक्सीमेटली या लगभग 19 यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में से 18 या 19 देश ही केवल यूरो मुद्रा को अपनी करेंसी इम्प्लीमेंट करते मानते हैं। अदरवाइज बाकी सदस्य देश अपनी अपनी करेंसी को फॉलो करते हैं। तो सभी सदस्य देश यूरो को अपनी करेंसी मानने से इनकार करते हैं, जो कि इसकी एक सीमा और कमजोरी दोनों ही है। डेनमार्क और स्वीडन ने maastricht संधि और एक मुद्रा यूरो को मानने का विरोध किया। ये डेनमार्क और स्वीडन maastricht संधि को ज़्यादा मतलब सीरियसली नहीं लेते हैं, ना मुद्रा यूरो को फॉलो करते हैं ये लोग। उसके बाद यूरोपीय संघ के कई सदस्य देशों की विदेश और सुरक्षा नीति को अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अमेरिका का डोमिनेंस आपको शुरू से ही पता है कि यूरोपियन यूनियन की स्थापना के समय से ही, मैं सब बताऊं तो 1948 में मार्शल प्लान के समय से ही यूरोपियन यूनियन का पश्चिमी यूरोप के देश, और वही पश्चिमी यूरोप के देश जो यूरोपियन यूनियन के अभी सदस्य देश हैं, इसमें शुरू से ही
काफ़ी दखल-अंदाज़ी रही है। तो यूरोपियन यूनियन के कई सदस्य देशों की जो विदेश और सुरक्षा नीति है, उसको अमेरिका प्रभावित करता है। अमेरिका अपने अनुसार यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों की विदेश नीति और सुरक्षा नीति का निर्माण करने की कोशिश करता है, जो कि एक उसकी कमज़ोरी को दिखाता है, उसकी निर्भरता को दिखाता है कि अमेरिका पे यूरोपियन यूनियन या उसके सदस्य देश अमेरिका पे कितने भी निर्भर हैं। अगर कोई व्यक्ति या संगठन या कोई भी देश दूसरे व्यक्ति पर अगर निर्भर है, तो कहीं न कहीं वो कमज़ोर है, लिमिटेड है। तो यहाँ पे इस बात से साबित होता है कि यूरोपियन यूनियन में कुछ कमज़ोरियाँ हैं। 2020 में ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद इसकी सैन्य और आर्थिक शक्ति में कमी आ गई, क्योंकि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का एक आर्थिक और सैन्य रूप से एक शक्तिशाली देश था और 2020 में यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग हो गया और इसी घटना को ब्रेक्सिट के नाम से जानते हैं। हमने क्लास नंबर 1 में इसको समझा था। जब पावरफुल या शक्तिशाली देश किसी संगठन से या ग्रुप से अलग होता है, तो उस ग्रुप की जो अहमियत होती है, जो उसकी शक्ति होती है, वो कम हो जाती है, उसका महत्व कम हो जाता है। और सेम ऐसे ही यूरोपियन यूनियन के साथ भी हुआ कि यूरोपियन यूनियन से जब ब्रिटेन 2020 में अलग हो गया, तो यूरोपियन यूनियन की जो अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति है, उसमें भी कमी आ गई। यूरोपियन यूनियन के जो अगला पॉइंट है, यूरोपियन यूनियन के कुछ सदस्य देश जैसे इटली, ग्रीस, स्पेन आर्थिक रूप से कमजोर हुए हैं। दरअसल क्या है कि यूरोपियन यूनियन के कुछ सदस्य देश हैं, ग्रीस, स्पेन, इटली, इन सब देश आर्थिक रूप से कमजोर हुए हैं। आर्थिक अगर कोई भी सदस्य देश किसी संगठन का, किसी क्षेत्रीय संगठन का कोई भी सदस्य देश अगर गरीब हो रहा है या आर्थिक रूप से कमजोर है, तो वो एक संगठन के लिए बर्डन के रूप में बन जाता है। फिर संगठन उस प्रभावी और अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता जितने अच्छे के तरीके से वो कर सकता है। तो इसलिए भी अब ग्रीस की स्थिति एक वक्त ऐसी हो गई थी 2012-13 के आसपास कि ग्रीस पूरी तरह डिफ़ॉल्ट हो गया था, दिवालिया हो गया था। वहाँ के लोगों के पास पैसा नहीं बचा था, बैंकों में पैसा नहीं बचा था। तो फिर यूरोपियन यूनियन के बाकी सदस्य देशों ने मिलकर ग्रीस को फाइनेंशियली हेल्प करी। सो बेसिकली जब ये कमजोरी बना, मतलब ग्रीस जो है अब यूरोपियन यूनियन के लिए एक बर्डन बनता जा रहा है। इसीलिए जर्मनी और फ्रांस के कुछ देशों में इसका विरोध किया जाता है कि हमारा पैसा हम ग्रीस को क्यों दें। तो बेसिकली यहाँ पे ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो यूरोपियन यूनियन की कमजोरी और उसकी सीमाओं को प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद एक पॉइंट और है, यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों के बीच पश्चिमी एशिया से आने वाले, यहाँ पे पश्चिमी एशिया का मतलब है सीरिया, इराक, लेबनान, लेबनान है, उसके बाद लीबिया है, उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो सीरिया, लीबिया, इराक है। लीबिया बेसिकली अफ्रीकन कंट्री है, लेकिन इराक है। इन सभी देशों से, ईरान है, इन सभी देशों से क्या है कि शरणार्थी लोग अपने देश को छोड़कर, ये सारे पश्चिमी एशिया के देश हैं, और अपने देश को छोड़कर विकसित देशों में अच्छे जीवन की चाह में विकसित देशों में जाने की कोशिश करते हैं। और पश्चिमी एशिया के देशों से यूरोप के देश काफ़ी नज़दीक हैं, तो वो वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं। और उसी प्रयास में यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि कुछ यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश जैसे जर्मनी शरणार्थियों को फेवर करता है आने के लिए। जर्मनी फेवर करता है कि ठीक है, आएँगे तो हम उनका वेलकम करते हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन के कुछ सदस्य देश हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस है ना? ग्रीस है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो शरणार्थियों को आने नहीं देना चाहते यूरोपियन यूनियन में, या यूरोप में नहीं आने देना चाहते, और जर्मनी फेवर करता है। तो दोनों के बीच में झगड़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि यूरोपियन यूनियन का एक रूल है कि अगर यूरोपियन यूनियन के अब किसी भी कंट्री में आप जाते हैं, यूरोपियन यूनियन के किसी भी एक सदस्य देश में पहुँच गए, तो विदाउट बॉर्डर और विदाउट वीज़ा के आप एक सदस्य देश से दूसरे सदस्य देशों में ईज़िली जा सकते हैं। तो अगर आप जर्मनी में एंटर कर गए, तो इसका मतलब ये है कि आप यूरोपियन यूनियन के बाकी जितने भी 26 देश बचे, एक तो खुद जर्मनी है, टोटल 27 कंट्रीज़ हैं, तो एक जर्मनी में आप एंट्री करके आपको वहाँ अच्छा नहीं लगा, तो आप इटली, फ्रांस, ग्रीस, नीदरलैंड किसी भी देश में जा सकते हैं। तो इससे क्या है कि वहाँ के जो लोकल लोगों का रिसोर्सेज़ है, वो डिप्लीट होने लगता है, कम होने लगता है। और इसी टॉपिक को लेकर कि भाई शरणार्थियों को एंट्री नहीं देना चाहिए, इसी टॉपिक को लेकर यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों के बीच में भी आम सहमति नहीं है। और जब आम सहमति नहीं होगी तो विवाद बढ़ेगा, और विवाद बढ़ेगा तो यूरोपियन यूनियन धीरे-धीरे कमज़ोर होगा। यही कुछ फैक्ट्स इस बात को साबित करते हैं कि यूरोपियन यूनियन में कुछ सीमाएँ हैं, कुछ कमज़ोरियाँ हैं। उसके बाद इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, वो हमने कवर कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट संगठन होगा, इस चैप्टर में आपको 2 पार्ट्स में ये चैप्टर पढ़ना है। मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा दे रहा हूँ। जो पहला इस चैप्टर में 2 पार्ट्स में मैंने सिलेबस को डिवाइड किया है। एक पार्ट में आपको पढ़ना है कि सत्ता के केंद्र के रूप में क्षेत्रीय संगठन कैसे महत्वपूर्ण हैं, और सत्ता के केंद्र के रूप में कुछ देश कैसे महत्वपूर्ण हैं। क्षेत्रीय संगठन में 2 क्षेत्रीय संगठन के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। एक है यूरोपियन यूनियन और दूसरा है आसियान।
तो यूरोपियन यूनियन के बारे में हमने कंप्लीट किया है। यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में दिए गए हैं, और एनसीईआरटी के अलावा भी हमने उसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। स्टूडेंट्स आप प्लीज़ उसको गो थ्रू होइएगा, उसके बाद आसियान के टॉपिक्स को पढ़िएगा। उसके बाद हम चलते हैं आसियान पर। आसियान का जो फुल फॉर्म है, वो आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये आसियान का फुल फॉर्म है, ASEAN, और यही बनता है आसियान। हिंदी में अगर आप पूछना चाहेंगे तो हिंदी में क्या है स्टूडेंट्स, आप ना इसको इंग्लिश में याद करेंगे, हिंदी में आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं बहुत इजी। यहाँ से ट्रांसलेट करेंगे, साउथ ईस्ट का मतलब होता है दक्षिण पूर्वी एशियाई, एशियन को हिंदी में एशियाई बोलते हैं। देशों का, नेशन का मतलब देशों, ऑफ का मतलब का, और एसोसिएशन का मतलब होता है संगठन। तो हिंदी में हो गया दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। बेसिकली ये है इनका मैप दक्षिण पूर्वी। इसमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं अभी हम इसको देखते हैं। तो आसियान भी एक क्षेत्रीय संगठन है, और मैं कह सकता हूँ कि दुनिया का, यूरोपियन यूनियन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे सफलतम संगठन में से एक है आसियान। कैसे, जरा इसको समझते हैं। आसियान की स्थापना के पीछे जो कारक हैं, स्थापना के कारक भी हम थोड़ा यहाँ पे समझ लेते हैं। स्थापना के जो कारक थे ये है कि राइट नाउ या वर्तमान में एट प्रेजेंट आसियान के जितने भी सदस्य देश हैं, एक समय में उनका आपस में किसी न किसी टॉपिक को लेकर विवाद रहता था, झगड़ा रहता था, और इसी विवाद को वो सॉल्व करने के लिए विवाद रहता था। अब किसी भी देश के बीच में और अपने पड़ोसी देशों के बीच में विवाद रहेगा तो उस देश का और उस क्षेत्र का आर्थिक विकास संभव नहीं होगा, ना सामाजिक विकास संभव होगा। और इसी उद्देश्य से उन देशों ने, जो आसियान के सदस्य देश हैं, उन्होंने सोचा कि अब हम लोग अपने विवाद को समाधान करके सहयोग को बढ़ावा देंगे, और इस प्रकार एक आसियान नामक क्षेत्रीय संगठन की का विश्व राजनीति में उदय होता है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो 1967 अगस्त में बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आ जाता है कि बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत कौन से संगठन की स्थापना हुई, तो आसियान की स्थापना हुई। तो अगस्त 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा आसियान की स्थापना हुई, और आसियान की स्थापना करने वाले पहले 5 देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड। अब आपके सामने बड़ा चैलेंज ये है कि आप इसको 5, जो पहले 5 देश हैं उनको कैसे याद रखेंगे। सो आपको इसको याद करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, IMSPT। सो बेसिकली एसपीटी का मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई एक पुलिस ऑफिसर का रैंक बना लें, या कोई जो भी आप जीवन में बनना चाहते हैं समझ लीजिए उसकी एक रैंक है एसपीटी। तो एसपीटी करके आप क्या कर सकते हैं, एक आपकी रैंक बन जाएगी, आप रैंक कर लीजिए, मॉनिटर बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, है ना। तो इससे आपको याद हो जाएगा। आई एम तो आपको पता ही मैं हूँ, तो IMSPT 4-5 बार रिवीजन करेंगे, 4-5 बार इस वर्ड को अपने मनी मन बोलेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। आई स्टैंड्स फॉर मलेशिया, I stands for Malaysia, M stands for I stands for Indonesia, M stands for Malaysia, S for Singapore, एफ पी फॉर फिलीपींस, और टी फॉर थाईलैंड। तो एसपीटी, ये जो IMSPT जो 5 देश हैं, ये फर्स्ट 5 फाउंडर्स कंट्री हैं जिन्होंने आसियान की स्थापना करी। पहले 5 देश हैं, कौन से डिक्लेरेशन के थ्रू, बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत अगस्त 1967 में। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मैच द फॉलोइंग, MCQ, असर्शन रीजन और क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत सारे यहाँ से निकलते हैं। आप जब भी पढ़ेंगे आप दिमाग में रखेंगे, डेट और टाइम आपको अच्छे से, जितनी बार आप रिवीजन करेंगे आप उतनी बार इजीली इसको याद कर पाएंगे। उसके बाद इसके टोटल वर्तमान में जो सदस्य देश हैं वो 10 हैं। स्टार्टिंग के जो प्रथम 5 थे, बाद में जुड़ते चले गए, बाद में 5 और जुड़ गए, जो इस कारण 10 सदस्य देश आसियान के। जो लास्ट में जुड़ने वाले थे वो थे BVLCM। अब आप इसको भी याद करने का एक ट्रिक है कि BV मतलब वाइफ, लाइक मतलब आप कुछ भी याद कर सकते हैं, मैंने जो ट्रिक याद किया BVLCM। सो LCM का मतलब है यहाँ पे कि BV को LCM पसंद है, मतलब मैथमेटिक्स पसंद है, तो BVLCM। B स्टैंड्स फॉर ब्रुनेई, V फॉर वियतनाम, L फॉर लाओस, C फॉर कंबोडिया, और M फॉर म्यांमार। तो ये 5
पहले 5 और लास्ट के जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आसियान से जुड़ते चले गए, लास्ट के 5, 5 और 5 मिलकर 10 टोटल सदस्य देश होते हैं। आपको ये पहले 5 जरूर याद रखने हैं आपको। उसके बाद आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, वहाँ पर है। उसके बाद ये मैप देख रहे होंगे, इस मैप में आपको दिखेगा कि ये आसियान के सदस्य देश हैं। भारत इस साइड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भारत है। अगर वर्ल्ड मैप देखेंगे तो भारत यहाँ है। भारत, अगर मैं इसको थोड़ा सा और पिछाई, क्योंकि म्यांमार के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, तो भारत ये है। ये आप देख रहे होंगे, ये जो दिख रहा है, ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, ये जो रीजन दिख रहा है, ये भारत का रीजन है। भारत का रीजन है ये वाला। सो भारत के नज़दीक म्यांमार, उसके बाद लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, ये 10 सदस्य देश है आसियान के। आसियान का प्रतीक सिंबल है, ये फ्लैग है उनका अपना। और ये अगेन ये क्वेश्चन ज़्यादातर इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो 11th में आपने देखा होगा, इमेज दे देते हैं और उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन आते हैं, उसी के ऊपर ये क्वेश्चंस उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज नहीं तो एमसीक्यू सेशन रीजन किसी में भी आ सकता है। तो आसियान का ये सिंबल है, फ्लैग है आसियान का, और ये हर फ्लैग, हर रंग का कोई ना कोई मतलब है। तो जरा हम इसको भी समझ लेते हैं कि नीला रंग, ये जो नीला रंग आपको दिख रहा है, ये वाला ब्लू कलर, ब्लू कलर किसका सिंबल है? तो शांति और स्थिरता का सिंबल है, पीस एंड स्टेबिलिटी का सिंबल है। लाल रंग आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, ये लाल रंग, रेड कलर, साहस और गतिशीलता को दर्शाता है। स्टूडेंट्स जरूर इसको याद कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। सफेद रंग जो आपको ये सर्कल में जो नजर आ रहा है, सर्कल में सफेद रंग पवित्रता, पायसनेस को दिखाता है, पवित्रता को दिखाता है। पीला रंग जो ये धान टाइप में ये चीज में दिख रहा है, पीला रंग समृद्धि को, प्रोस्पैरिटी को शो करता है। समृद्धि मतलब कि खुशहाली को बेसिकली शो करता है। उसके अलावा वृत्त, वृत्त का मतलब सर्कल है, आप ये सर्कल देख रहे होंगे, ये सर्कल आसियान की एकता का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे कलर्स कोई ना कोई सिंबल को डिनोट करते हैं। आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन से सिंबल को ये डिनोट किया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे आई होप समझ में आ गया होगा। मैं एक बार इस टॉपिक को फिर से रिपीट कर देता हूँ कि नीला रंग जो है शांति और स्थिरता को प्रतिनिधित्व दर्शाता है। लाल रंग साहस को और गतिशीलता, गतिशीलता का मतलब कि एक तरीके का मतलब जीवंत है, जीवित है, गतिशील है, चीजें लगातार चेंज हो रही है, कि हम लगातार आसियान के सदस्य देश जो वर्तमान की जो चुनौतियां हैं, वैश्विक चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से निपटने के लिए गतिशील हैं, आगे सक्रिय हैं। साहस और गतिशीलता को दर्शाता है। सफेद रंग पवित्रता को दर्शाता है, पीला रंग समृद्धि को दर्शाता है, और जो सर्कल है वो एकता का प्रतिनिधित्व है, कि आसियान के जितने भी सदस्य देश हैं, 10 सदस्य देश हैं, वो एक है। ठीक है, उसके बाद आसियान के जो मुख्य उद्देश्य हैं, जरा उसको भी समझ लेते हैं। और किसी भी क्षेत्रीय संगठन का उद्देश्य लमसम एक ही होता है। सो अब जब, क्योंकि उद्देश्य इनका क्या है, इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इनके स्थापना के क्या कारक थे। तो ये आपस में काफी इनके बीच में सहयोग का कमी था, ना आर्थिक सहयोग था, ना सामाजिक सहयोग था। आपस में इनके बीच में सीमा को लेकर, बाकी बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर इनके बीच में विवाद था, और उसी विवाद का समाधान करने के लिए उन्होंने संगठन बनाया। तो यही इनके उद्देश्य भी बन जाता है कि आसियान के सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास को बढ़ावा देना या गति देना भी आसियान का मुख्य उद्देश्य है। आर्थिक विकास होगा तभी सामाजिक और सांस्कृतिक विकास कर पाएंगे। तो मतलब बेसिकली आर्थिक विकास के माध्यम से आसियान के सदस्य देश का उद्देश्य ये भी है कि वो अपने अपने देश का आर्थिक विकास करने के साथ साथ सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देंगे, और साथ में सांस्कृतिक विकास को भी बढ़ावा देंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी इसमें से इंडोनेशिया को छोड़ दें और एक आध को और छोड़ दें, तो ये सारे जितने भी बुद्धिस्ट कंट्री हैं, रिलीजियसली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सांस्कृतिक रूप से ये आसियान के जो 10 और 9 देश बचते हैं, 10 देश हैं, और उसमें से 7-8 तो कल्चरली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये इनका उद्देश्य ये भी था कि आर्थिक विकास के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना है। कानून के शासन को बढ़ावा देना है, मतलब जो भी रूल्स बनाएंगे उसको सभी सदस्य देश फॉलो करेंगे, और संयुक्त राष्ट्र के बनाए गए नियमों का भी सभी सदस्य देश पालन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर कानून और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन होगा तो आसियान के सदस्य देशों के बीच या आसियान देशों में क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा मिलेगा। सो ये सारे उद्देश्यों के साथ आसियान की स्थापना की गई थी। उसके बाद आसियान शैली क्या है? आसियान वे, इंग्लिश में इसको कहते हैं आसियान वे। तो आसियान शैली क्या है
तो आसियान शैली एक शैली का मतलब होता है, शैली का मतलब होता है तरीका। तो आसियान का क्या तरीका है? मैं इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं कि आसियान के सदस्य देशों में विवाद था, झगड़ा था। इनको लगा कि आपसी विवादों का समाधान बातचीत से ही कर सकते हैं, तो इन्होंने बातचीत को प्रमोट किया, बातचीत को बढ़ावा दिया कि कैसा भी विवाद हमारे सदस्य देशों के बीच में हो, हम उस विवाद का समाधान अनौपचारिक, इनफॉर्मल तरीके से, अनौपचारिक का मतलब दोस्ताना व्यवहार के साथ, प्लस हम बातचीत के माध्यम से उस समाधान को, उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और ये ही धीरे-धीरे उनका एक तरीका बन गया, आसियान के सदस्य देशों का तरीका बन गया, और इसे ही आसियान शैली कहा गया है। तो पॉइंट आप समझ गए होंगे कि आसियान सदस्य देश अपने वाद-विवाद को, अपनी समस्याओं को बातचीत के द्वारा अनौपचारिक तरीके से हल करने का प्रयास करते हैं, और यही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो करते हुए आए। तो यही उनका अपने विवादों को हल करने का तरीका बन गया, और यही तरीका आसियान वे बन जाता है। तो आसियान सदस्य देशों के बीच अपने विवादों को अनौपचारिक तरीके से, गैर टकरावपूर्ण, मतलब कितना भी झगड़ा हो टकराएंगे नहीं, गोलीबारी एक दूसरे पे नहीं बरसाएंगे, अनौपचारिक, गैर टकरावपूर्ण और सहकारी संबंध का मतलब होता है सहयोग संबंध के माध्यम से उसको हल करना ही आसियान शैली कहा जाता है। आप सिंपल भाषा में भी लिख सकते हैं और इस भाषा का भी उपयोग कर सकते हैं सिंपल भाषा में कि आसियान शैली क्या है। तो आसियान के सदस्य देश अपने विवादों को अनौपचारिक और बातचीत के द्वारा हल करने का जो तरीका है उसी को आसियान शैली कहा जाता है। फिर उसके बाद जो अगला टॉपिक है या कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में ये है कि आसियान के मुख्य स्तंभ क्या हैं, और हर स्तंभ का कोई ना कोई उद्देश्य है। स्तंभ का मतलब यहाँ पर है मुख्य पिलर, कि कोई भी संगठन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल। यहाँ पे स्तंभ का मतलब मैं सिद्धांत भी ले लूँ इन सिंपल वर्ड में, सिद्धांत की आसियान के मुख्य स्तंभ या मुख्य सिद्धांत क्या है, लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे आना होगा तो मुख्य स्तंभ के कॉन्टेक्स्ट में ही पूछेगा कि मुख्य स्तंभ क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। तो जरा देख लेते हैं। स्तंभ का मतलब यहाँ पे यह है कि पिलर्स, जैसे किसी घर का पिलर उसका एक बेसिक फाउंडेशन होता है, उसी प्रकार आसियान जो सदस्य देश हैं या आसियान जो समुदाय हैं उनका बेसिक पिलर क्या है और वो हर पिलर का क्या उद्देश्य है। तो आसियान का जो पहला पिलर है, पहला स्तंभ है, वो है आसियान आर्थिक समुदाय। नाम से ही लग रहा है आसियान आर्थिक समुदाय पहला पिलर है, पहला स्तंभ है। तो इसमें क्या है, इस पिलर का उद्देश्य क्या है कि आसियान सदस्य देशों के बीच में कॉमन मार्केट होगा, साझा बाजार होगा, जिसमें वस्तुओं की कीमत लगभग समान होगी, और उत्पादन आधार बनाना। उत्पादन आधार का मतलब कि सभी देश जो भी चीज बनाएंगे वो मिल बांट के बनाएंगे, ये नहीं कि एक ही चीज, एक ही देश एक ही सब सामान बना रहा है। तो आसियान आर्थिक समुदाय का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पिलर है वो है, पहला पिलर है वो आसियान आर्थिक समुदाय, और उसका उद्देश्य यह है कि आसियान देश आपस में एक साझा कॉमन मार्केट बनाएंगे और एक कॉमन प्रोडक्शन बेस तैयार करेंगे, उत्पादन आधार बनाएंगे, ताकि सदस्य देशों को आर्थिक रूप से सभी सदस्य देशों को लाभ मिले। आसियान देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना, सभी देश एक दूसरे का सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करेंगे। आसियान देशों में निवेश, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देंगे। श्रम का मतलब है कि आसियान के 10 सदस्य देश के सभी लोग एक दूसरे के देशों में लेबर काम करने के लिए फ्री होकर जा सके, कोई भी बाधा उनके बीच में ना हो। जैसे सिंगापुर का लेबर मलेशिया में जाके काम कर सके, मलेशिया का लेबर इंडोनेशिया में जाके काम कर सके, फ्री होके काम कर सके। सेवाओं का मतलब है कि अगर श्रीलंका मालदीव सॉरी मलेशिया या इंडोनेशिया के किसी व्यक्ति को कॉलेज सिंगापुर में पढ़ना है, तो वहाँ पे जाके उस सर्विस का फ़ायदा उठा सके। तो आसियान आर्थिक समुदाय जो पहला पिलर है, उसका तीसरा जो उद्देश्य है, वो ये है कि आसियान सदस्य देश आपसी निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। और यही कभी-कभार सेपरेट क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में पूछ लेता है, और 4 मार्क्स में भी पूछ लेता है, और 6 मार्क्स में ये पूरा एंटायर क्वेश्चन पूछ लेता है कि आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ क्या है। तो पहला मुख्य स्तंभ है आसियान आर्थिक समुदाय। जो दूसरा मुख्य स्तंभ है वो सुरक्षा समुदाय। सुरक्षा समुदाय में क्या है, आसियान सुरक्षा समुदाय का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच में क्षेत्रीय विवादों को सैन्य संघर्ष की ओर सैन्य संघर्ष की ओर ले जाने से रोकना है। बेसिकली सीधा है कि आसियान के सभी सदस्य देश क्या करेंगे, जो भी क्षेत्रीय विवाद होंगे, जो भी उनके आपसी झगड़े होंगे, विवाद होंगे, उसको सैन्य संघर्ष तक नहीं ले जाएंगे। मतलब उसको मिलिट्री लेवल पर जाकर लड़ाई झगड़ा करके उसको सॉल्व नहीं करेंगे। आपसी बातचीत, आसियान तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये आसियान सुरक्षा समुदाय का पहला उद्देश्य है। दूसरा, इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए 1994 में आसियान देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में सामंजस्य, मतलब आसियान सदस्य देश अपने
सभी सदस्य देशों के बीच में सुरक्षा को लेकर एक जैसी नीति बनाने के लिए, सामंजस्य का मतलब संतुलन, एक जैसी नीति स्थापित करने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम है ARF, आसियान रीजनल फोरम, हिंदी में बोलते हैं आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना करी। 1 मार्क्स में MCQ में आ सकता है। तो ये आसियान सुरक्षा समुदाय के 2 उद्देश्य हैं। पहला मतलब प्रमुख उद्देश्य यही है कि आसियान के सदस्य देश क्षेत्रीय विवादों को सैन्य संघर्ष तक नहीं ले जाएंगे। उसके बाद आसियान जो तीसरा स्तंभ है वो है सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय स्तंभ, और इसका नाम से ही लग रहा है कि सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय स्तंभ है। तो यहाँ पे उद्देश्य क्या होगा कि आसियान के सभी सदस्य देश सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में एक दूसरे की मदद करेंगे। देखिए यहाँ पे यही होगा, आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों के बीच में संघर्ष के बजाय, झगड़े की बजाय संवाद और सहयोग को बढ़ावा देंगे। संवाद मतलब बातचीत को बढ़ावा देंगे, सहयोग को बढ़ावा देंगे, और जब बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देंगे तो उस देश का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास ऑटोमेटिकली होगा। तो यहाँ पे आप पॉइंट को समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो 3 स्तंभ हैं, 3 स्तंभ आप समझ गए, आर्थिक समुदाय स्तंभ, सुरक्षा समुदाय स्तंभ और सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय स्तंभ। आज जो टॉपिक होने वाला है लास्ट ये होगा आसियान क्षेत्रीय मंच क्या है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया ARF आसियान सुरक्षा समुदाय के उद्देश्य के तहत इसकी स्थापना हुई है। तो आसियान क्षेत्रीय मंच क्या है, 1994 में आसियान देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में सामंजस्य है कि सभी सदस्य देश की जो सुरक्षा नीति होगी वो एक जैसी हो। एक सामंजस्य का मतलब एक जैसी करना, संतुलन करना, सभी की सुरक्षा नीति एक जैसी हो, उसके लिए आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। ARF आसियान रीजनल फोरम की स्थापना की गई। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और जो भी आपको इस कंटेंट से रिलेटेड, जो भी इस चैप्टर और प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड डाउट्स होंगे, आप कमेंट बॉक्स में उसको आप पूछ सकते हैं और उसको मैं सॉल्व करूंगा। सो थैंक यू।